दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक रहस्यमयी विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा नंद लाल भवन के 2 कमरों वाले फ्लैट में हुआ। विस्फोट के बाद आग लग गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर 2 दमकल गाड़ियां और 3 पीसीआर वैन पहुंची। सभी संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पाया और झुलसे हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और जांच एजेंसियां इस रहस्यमयी विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। चक्रवाती तूफान दाना के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों ने संवेदनशील इलाकों को खाली कराकर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही तटरक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं तूफान के चलते रेलवे ने 150 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। चक्रवात के 24 की रात या 25 की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच तट से टकराने की आशंका है। देश में उड़ानों में बम की फर्जी धमकियों के चलते विमानन कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। विमानन कंपनियों के पूर्व अधिकारियों के मुताबिक उड़ानों में व्यवधानों से 9 दिन में विमानन कंपनियों को लगभग 600 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। औसतन एक घरेलू उड़ान में व्यवधान से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में यह खर्च लगभग 5.5 करोड़ रुपए होता है। दिल्ली पुलिस ने 90 से अधिक उड़ानों में बम की धमकी मामले में 8 FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक होगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर और कोई अन्य जानकारी नहीं साझा की है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। झारखंड में 1 नवंबर और महाराष्ट्र में 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कुल 9.3 करोड़ मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर 2.60 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि उन पर जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। भारत पाकिस्तान बंटवारे और युद्ध के बाद तमाम लोग भारत से पलायन करके पाकिस्तान चले गए। वे अपनी संपत्ति यहां छोड़ गए। सरकार ने ऐसी संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया और इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7,624 गोआश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे की कमी है। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक साइट पर SSR वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती 022-024 और मैट्रिक भर्ती मिस्टर के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और शारीरिक फिटनेस टेस्ट दिया था, वे अब आधिकारिक भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर अपनी चयन स्थिति की जांच कर सकते हैं। परिणाम तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इंडियन नेवी ने SSR पदों के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 को किया था। मध्य प्रदेश के रीवा में बुधवार को 5वीं रीजन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रही है। इसके आयोजन से पहले मुख्यमंत्री यादव ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि यह कॉन्क्लेव अब तक की सबसे सफल होगी। प्रदेश में अब तक 2.45 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्राप्त हो चुका है, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद से ही औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार IT, MSME, हेवी इंडस्ट्री,
ट्री और फूड इंडस्ट्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक समान रूप से कार्य कर रही है। जूनियर डॉक्टरों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के बैठक के बाद ममता सरकार एक्शन में आती हुई नजर आ रही है, जहां मंगलवार को राज्य में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस मामले में एक अधिसूचना में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से एक बैठक के दौरान इस तरह के उपाय का वादा किया था, जिस बात को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने का विरोध और विशेष श्रेणी एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर शासन से 2 दौर की वार्ता विफल होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार देर रात 12 बजे से 48 घंटे की हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को सचिव के निर्देश पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सनत कुमार सिंह ने मोर्चा के पदाधिकारियों से फिर वार्ता की, लेकिन बात नहीं बनने पर मोर्चा पदाधिकारियों ने वार्ता बीच में छोड़ दी व रात्रि 12 बजे से कर्मचारी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया।